हेलो बच्चों। इससे पिछली वीडियो में हमने जेनेटिक्स की बेसिक टर्म्स के बारे में बात करी थी, है ना। लेकिन आज अपन जेनेटिक्स का मेन पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे मेंडलिज्म के बारे में। किसके बारे में? मेंडलवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो पार्ट फर्स्ट में अपन मेंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं, पूरा मेंडलिज्म चलेगा आपका। और इसके साथ साथ अपन पोस्ट मेंडलिज्म भी पढ़ने वाले हैं, है ना। मेंडल के बाद जितने भी साइंटिस्ट आए तो उन्होंने जो काम किए उनके बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये पार्ट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको अलग अलग पार्ट्स में जेनेटिक्स को पढ़ाने वाला हूँ। पहले पार्ट में आपको मेंडलवाद और पोस्ट मेंडलवाद के बारे में बताऊंगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं अपन मेंडलिज्म से, ठीक है। आपको पेन कॉपी में लिखना है, नोट्स बनाने अच्छे से और उनका रिवीजन करना है, ठीक है। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ इनको समझना है। देखिए, मेंडल का पूरा नाम ग्रीगर जोहन मेंडल था। क्या था? ग्रीगर जोहन मेंडल। इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में और मरण हो गया 1884 में, ठीक है। इनका जो प्रायोगिक मॉडल था ना बेटा, वो किस पर था? उद्यान मटर पर। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रायोगिक मॉडल यानी अपने प्रयोग के लिए जो पौधा इन्होंने चुना था उसका नाम था उद्यान मटर, और इंग्लिश में इसको कहते हैं पाइसम सैटाइवा। क्या कहते हैं बेटा? पाइसम सैटाइवा। और इनका कार्यकाल था 1856 से 1863। 7 साल तक ये अपने एक्सपेरिमेंट करते रहे, है ना। और उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे निष्कर्ष निकाल के दिए जिनकी वजह से इनको जेनेटिक्स के पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स के पिता, ठीक है। इनका प्रायोगिक पौधा कौन सा था? मटर का पौधा था, और वो भी उद्यान मटर। 2 तरह की मटर होती हैं, एक मीठी मटर होती है, एक उद्यान मटर होती है। तो इन्होंने उद्यान मटर को चुना था, जिसका नाम होता है पाइसम सैटाइवम, ठीक है। अब पाइसम सैटाइवम में ये आपका क्या होता है? फ्लोरल फॉर्मूला होता है, और ये उसका फ्लोरल डायग्राम होता है, यानी कि पुष्प का जो डायग्राम होता है कुछ इस तरीके का होता है ना। तो यहाँ पर जो आपको सी दिख रही है ना, सी, इसका मतलब क्या है? कैलिक्स। तो कैलिक्स जो होते हैं ना, उसमें इसमें 5 कैलिक्स होते हैं, जिनमें क्या होता है कि ऊपर की साइड में एक कैलिक्स पाया जाता है जो कि ध्वजिक रूप में पाया जाता है, इस तरीके से, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? एक ऊपर की साइड में हो गया कैलिक्स, फिर मैंने यहाँ पर आपको 2 लिखा है प्लस में यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये जो है, तो ये 2 है ना, ये आपके विंग्स हैं, ठीक है। और लास्ट वाले जो 2 बच रहे हैं, ये मैंने कोष्टक में लिख रखे हैं, देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ चुके हैं, है ना। ये कैलिक्स क्या हो चुके हैं? जुड़ चुके हैं नीचे की तरफ, और इन्होंने एक संरचना बनाई है जिसको कह दिया हमने कील या फिर नौतल, ठीक है। तो ये पाइसम सैटाइवम की फ्लोरल डायग्राम है जो इस तरीके से बना होता है। इसमें आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि ये जो पूरा फ्लावर है ना, ये एक ढकी हुई संरचना है, ठीक है। और ढकी हुई संरचना है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो बाहर से कोई परागकण है, पॉलिन है, कुछ और है, वो इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। द्विलिंगी पुष्प है, आपको देख रहे हैं यहाँ पर पुमंग है इसमें, है ना। और ये क्या है? इस तरीके से है। तो ये अपना फर्टिलाइजेशन अंदर ही अंदर कर सकते हैं, बाहर से कोई डिस्टर्बेंस इनको चाहिए ही नहीं। फिर मैं आगे बात, तो देखिए, मेंडल द्वारा उद्यान मटर को चयन करने के कारण, मेंडल ने उद्यान मटर को ही क्यों चुना? ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से मेंडल को ये पौधा अच्छा लगा, ठीक है। तो इसके बहुत सारे कारण थे। देखिए, मटर के पुष्प की बंद संरचना होती है, मैंने अभी बताया था आपको, है ना। मटर की पुष्प की क्या होती है? बंद संरचना होती है। ये पुष्प जो होते हैं शुद्ध वंशक्रमी होते हैं, यानी कि ट्रू ब्रीडिंग होते हैं, ठीक है। द्विलिंगी पौधा होता है ना, दोनों लिंग उसी पुष्प में होते हैं। और जीवन काल जो होता है ना इनका, ये बहुत छोटा होता है, 1 वर्षीय होता है। यहाँ पर 1 वर्षीय का मतलब ये नहीं है कि 1 वर्ष का जीवन काल है। 1 वर्षीय का मतलब होता है 1 सीजन का जीवन काल है ना। 1 सीजन, जैसे मान के चलिए सर्दियों का सीजन होता है, फिर गर्मियों की जो अलग ऋतु आती है तो उसमें अलग फसल बोई जाती है। तो इस तरीके से क्या है, सिर्फ 1 सीजन का है ना। विपर्यासी लक्षण युग्म उपस्थित होते हैं। विपर्यासी लक्षणों का मतलब है कि एक पौधा अगर लंबा है तो इसका विपर्यासी क्या हो जाएगा? पौधा स्मॉल है ना, छोटा है। तो ये दोनों लक्षण युग्म इस मटर के पौधे में पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके के लक्षण युग्म बहुत सारे होते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। बीज उत्पादन की क्षमता अत्यधिक होती है, ठीक है। इसके अलावा उद्यान मटर की प्रथम संतति फर्टाइल होती है, उर्वर होती है ना। ये सभी कारण हैं जिनकी वजह से मेंडल ने इस पौधे को चुना। अब देखिए, मेंडल द्वारा चयनित 7 लक्षण, ऐसे कौन से लक्षण थे जिनको मेंडल ने चुना था? आपको बताया कि मेंडल 7 साल तक मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करते रहे। तो इन 7 सालों में उन्होंने उद्यान मटर की लगभग 14 किस्मों के बारे में जान लिया था। 14 वैरायटी के बारे में जान लिया था। वैरायटी क्या होती है? जैसे एक होती है आपकी घरेलू भैंस, है ना, और एक होती है आपकी जंगली भैंस।
तो ये क्या हो गई, दो वैरायटी हो गई ना। इसी तरीके से उन्होंने इसी पायसम सटाइवम की, इसी उद्यान मटर की 14 किस्मों के बारे में जान लिया था। और 14 किस्मों में से जो 7 किस्में थी वो आपकी प्रभावी थी, और बाकी की 7 किस्में कैसी थी, अप्रभावी थी। ठीक है, जैसे मान के चलिए मटर का लंबा पौधा है तो ये प्रभावी हो गया, है ना। और मटर का जो स्मॉल पौधा है, छोटा पौधा है, वो अप्रभावी हो गया। ठीक है, तो ये 2 किस्में हो गई। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने 7 लक्षण देखे जिनमें उन्होंने 14 किस्मों को देख लिया था। देखिए, प्रभावी लक्षणों को दर्शाने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का आपको यूज करना है ना। ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है। ठीक, मेंडल द्वारा चयनित 7 लक्षण जिन पर उनकी शोध हुई थी वो निम्न प्रकार हैं। ये आपके लक्षण थे 7। ठीक है, अच्छा, ये जो चीज़ है ना, जो लास्ट में मैंने लिख रखा है गुणसूत्रीय स्थिति, ये मेंडल ने नहीं खोजा था, है ना। ये मेंडल के बाद में कुछ साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने बताया था कि ये सभी 7 लक्षण इन इन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद ना भी रखो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये सभी 7 लक्षण जो थे वो आपकी 4 गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। हालांकि मेंडल ने नहीं बताया था, बाद में साइंटिस्ट आए थे उन्होंने बताया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कितने गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, सिर्फ 4 गुणसूत्रों पर। मेंडल ने तो बताया था कि 7 गुणसूत्र होते हैं जिन पर ये 7 लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने बताया कि ऐसा नहीं होता है, एक गुणसूत्र पर एक से अधिक लक्षण भी हो सकते हैं। जैसे कि गुणसूत्र नंबर 1 पर ये 2 लक्षण पाए जाते हैं, गुणसूत्र नंबर 4 पर ये 3 लक्षण पाए जाते हैं। गुणसूत्र तो चौथा ही है, क्रोमोसोम तो चौथा ही है, लेकिन 3 लक्षण पाए जा रहे हैं, है ना। तो ये बाद में साइंटिस्टों को पता चला था। मेंडल सिर्फ यही मानते थे कि सभी लक्षण अलग अलग क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से लक्षण हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये 7 लक्षण है आपके। पहला लक्षण है पुष्प का रंग, है ना। तो पुष्प का रंग 2 तरह का होता है मटर में। इधर मैं आपको प्रभावी लिख रहा हूँ, इधर अप्रभावी, है ना, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो प्रभावी जो पुष्प का रंग होता है वो वॉयलेट होता है और इसको कैपिटल वी से दर्शाते हैं। ठीक है, और अप्रभावी कैसा होता है, वाइट। कैसा होता है, वाइट, और इसको स्मॉल वी से दर्शाते हैं। ठीक है, बीज का रंग जो होता है, बीज का रंग वो प्रभावी कैसा होता है, येलो, और अप्रभावी कैसा होता है, हरा, और इसको किससे दर्शाते हैं, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। आपको ध्यान रखना है कि हम दर्शा किससे रहे हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको वाई और ये सब दिखाई देंगे लिखे हुए, है ना, क्वेश्चनों में। पादप की जो लंबाई होती है, जब पादप लंबा होता है तो उसको कैपिटल टी से दर्शाते हैं, और बना होता है तो स्मॉल टी से। ठीक है, पादप की स्थिति देखी जाए 2 तरह की स्थिति हो सकती है, एक्सियल और टर्मिनल, है ना। तो एक्सियल को अपन कैपिटल ए से दर्शाएंगे, टर्मिनल को अपन किससे दर्शाएंगे, स्मॉल ए से। ठीक है, अच्छा, ये पादप की स्थिति नहीं है, ये पुष्प की स्थिति है। ठीक है, पुष्प की स्थिति लिखना है यहाँ पर आपको। पुष्प की स्थिति कैसी हो सकती है, या तो वो एक्सियल हो सकता है, अक्षीय, या फिर शीर्षस्थ हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फली की आकृति की बात की जाए तो फली की आकृति कैसी हो सकती है, फूली हुई हो सकती है, या फिर संकुचित हो सकती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकती है, और इसको किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल आई एंड स्मॉल आई से। ठीक है, फली के रंग की बात की जाए तो ये ग्रीन हो सकता है या फिर पीला हो सकता है। ठीक है, ग्रीन को अपन किसे दर्शाएंगे, कैपिटल जी से, और पीले को स्मॉल जी से। बीज की आकृति की बात की जाए तो राउंड हो सकता है, रिंकल हो सकता है। राउंड को आप कैपिटल आर से और रिंकल को आप स्मॉल आर से दर्शाएंगे। ठीक है, राउंड का मतलब होता है गोल बीज, ठीक है, और रिंकल का मतलब झुर्रीदार। ठीक है, तो ये आपको लिखे हुए मिलेंगे जगह जगह पर। देखिए, फली का रंग और बीज का रंग, इसमें फली के रंग में जो हरा प्रभावी है ना, वही बीज के रंग में हरा अप्रभावी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, फली के रंग में जो हरा प्रभावी है वही बीज के रंग में क्या है, हरा अप्रभावी है। और यहाँ पर जो पीला है वो कैसा है, अप्रभावी है। यहाँ पर पीला कैसा है, प्रभावी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई कौन सा प्रभावी है और किसके लिए प्रभावी है। ठीक है, अच्छा, फली का तो ध्यान रहे ना रहे, क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेंगे, लेकिन बीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। पादप की लंबाई आपको पता होना चाहिए, पुष्प का रंग आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, पुष्प का रंग, बीज का रंग, पादप की लंबाई, बीज की आकृति, ये 4 इंपॉर्टेंट है इनमें से। ठीक है, अब देखिए, एक नोट लिखा है मैंने कि मेंडल ये मानते थे कि उनके द्वारा उद्यान मटर के चयनित 7 लक्षण अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित थे। लेकिन 1961 में ये पता चला कि लक्षण वास्तव में 4 ही गुणसूत्रों पर उपस्थित थे। कौन कौन से गुणसूत्र पर, 1, 4, 5 और 7 पे। मैंने अभी यहाँ पर आपको लिखा था ना, ये इन गुणसूत्रों पर उपस्थित थे। ठीक है, सिर्फ 4 ही गुणसूत्र पर उपस्थित थे। अगर ये बात मेंडल को पूर्व ज्ञात होती तो वे सहलग्नता की खोज कर पाते। अब ये सहलग्नता क्या होती है,
अभी आपको समझ में आ जाएगा आगे, है ना। अभी धीरे धीरे आपको पढ़ाता जाऊँगा, संलग्नता आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। और स्वतंत्र अपव्यूहन की खोज नहीं कर पाते। स्वतंत्र अपव्यूहन संलग्नता क्या होते हैं आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आप इनको लिख लेना जो कि तो ही, ठीक। अब देखिए मेंडल की सफलता के कौन कौन से कारण थे। मेंडल ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए, वो सक्सेस क्यों हो पाए, तो उनके बहुत सारे कारण थे। प्रायोगिक मॉडल के रूप में मेंडल ने क्या चुना था, उद्यान मैटर को चुना था, ठीक है। वे एक बार में सिर्फ एक ही लक्षण का अध्ययन करते थे। इसके अलावा वे अपने परिणामों का विश्लेषण लिख कर करते थे। कैसे करते थे, लिख लिख कर देखते थे, है ना, एनालाइज कर करके। उन्होंने कभी अपने परिणाम की संख्या में बदलाव नहीं किया, ठीक है। अपने परिणामों का पक्का रिकॉर्ड भी रखते थे वो। अपने कार्यों के प्रति निष्ठा और ईमानदारी रखते थे, है ना। इसके अलावा परिणामों के विश्लेषण हेतु गणितात्मक उपकरणों का उपयोग करते थे, है ना। मैथमेटिक्स का भी यूज़ किया था उन्होंने। तो जब बायोलॉजी में मैथमेटिक्स आने लगी थी तो बहुत सारे साइंटिस्टों को ये पच नहीं पाई, है ना। और जब नहीं पच पाई तो मेंडल के कार्यों को सराहा ही नहीं गया, है ना। मेंडल के कार्यों को सराहना नहीं मिली। उस टाइम पर मेंडल कुछ नहीं थे, आप ये मान के चलो, ठीक है। तो मेंडल ने आनुवंशिकी पर निष्ठापूर्ण कार्य किया, पर उनके कार्यों को सराहना नहीं मिली, जिनके निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला कारण था प्रिंट मीडिया की कमी, है ना। मीडिया इनको बहुत बड़ा साइंटिस्ट उस टाइम पर मानती नहीं थी। इसके अलावा इन्होंने सांख्यिकी का यूज़ किया था, इन्होंने मैथमेटिक्स या स्टैटिक का यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। इसके अलावा अधिकांश वैज्ञानिक डार्विनवाद में बिजी थे। उस टाइम पर ज़्यादातर वैज्ञानिक किस में बिजी थे, डार्विनवाद में बिजी थे, डार्विनिज्म में बिजी थे, है ना। मेंडल की स्थिर व संतुष्ट प्रकृति ये भी कारण रहा था कि मेंडल बहुत ज़्यादा उछल कूद मचाते नहीं थे अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर के, है ना, अपनी खोजबीन को लेकर के, अपनी खोजों को लेकर के। कार्ल नागेरी द्वारा सुझावित पौधे हेरासियम हॉकबीड, है ना, हेरासियम को क्या कहते हैं, हॉकबीड, पर मटर के समान परिणाम उत्पन्न करने में असक्षम रहे। तो कार्ल नागेरी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि आप मटर पे तो कर रहे हैं, लेकिन आप एक काम करो, इस पौधे पर भी, हेरासियम हॉकबीड पर भी ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। तो मेंडल उस टाइम पर ये कर नहीं पाए, और जब नहीं कर पाए तो कहा कि आपके एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं है, सही नहीं है ना। तो मेंडल के कार्यों को सराहा ही नहीं गया, ठीक है। लेकिन बाद में जब मेंडल की डेथ हो चुकी थी, उसके कुछ साल बाद में कुछ साइंटिस्टों ने उनके कार्यों की पुनर्खोज की, है ना। तो सन 1900 में 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने उनके कार्यों की पुनर्खोज की थी। एक थे कार्ल कोरेंस, है ना, ये जर्मनी के थे। दूसरे थे ह्यूगो डी ब्रिज, ये हॉलैंड के थे। और एक थे एरविन शेरमार्क, ये ऑस्ट्रिया के थे, है ना। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज की थी। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना, अब ध्यान रखना है, सन 1900 में की थी। अच्छा, मेंडल की कार्य प्रणाली क्या थी, किस तरीके से वो अपने एक्सपेरिमेंट करते थे। तो मेंडल का हर एक एक्सपेरिमेंट में यही नियम चलता था कि वो 2 जनकों का चयन करते थे जो शुद्ध वंशक्रमी होते थे, है ना, जिसमें एक था मेल और एक था फीमेल। उन दोनों का फर्टिलाइजेशन करवाते थे और उससे क्या बनती थी, F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी में फिर वो क्या करवाते थे, सेल्फिंग, यानी कि स्व निषेचन करवाते थे, है ना। और उससे फिर आगे F2, F3, F4 इस तरीके की पीढ़ी प्राप्त होती थी, ठीक है। तो यही प्रोसेस हर एक एक्सपेरिमेंट में चलता था उनका। अगली वीडियो में मैं आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करके 3 क्रॉस करवाने वाला हूँ, जिनका नाम है मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉस हैं और आपको आना चाहिए कि किस तरीके से इनको करवाते हैं, किस तरीके से संतान पैदा होती हैं, कितनी पैदा होती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है।